ये आपका मई जून 2025 का P3 का प्रैक्टिकल है, 3-4 वेरिएंट। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1 वाज इन दिस एक्सपेरिमेंट you will investigate the properties of a pendulum. Assemble the apparatus as shown in figure 1.1. ठीक है, सो बेटा सबसे पहली तो जो चीज़ है कि जैसे आपको apparatus की डायग्राम दी होती है ना, तो उसी तरह यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग। ठीक है, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या हो रही थी कि ये जो ऊपर वाली रॉड है इसमें यहाँ पे होल था। ठीक है, तो होल में से एक्चुअली वी जस्ट हैड टू पास द थ्रेड आउट ऑफ दैट ना। तो सम ऑफ यू व्हाट यू गाइस डिड वाज, आप लोगों ने वो होल के अराउंड ही उसको रैप कर रहे थे, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, so rotate the upper rod in the boss so that the hole is vertical. Then thread the string of the pendulum up through the hole in the upper rod and pull it through until the pendulum bob is approximately 2 centimeter above the bench. Use the clip to fasten the string to the stand to prevent the string from slipping down through the hole as shown in figure 1.2. Okay, so turn the lower rod horizontally so that the string is just touching the rod. Leave both rods in these positions for the whole experiment. अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने करना ये था। ठीक है, लेट मी यूज अ स्निपिंग टूल। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना ओके जी। अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये जो आपने जहाँ पे ये बॉस यूज किया हुआ था, ठीक है, वी वर नॉट सपोज टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉस। ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स्ड है। दिस वाज सपोज टू बी फिक्स्ड, दिस वाज आल्सो सपोज टू बी फिक्स्ड। ठीक है, और ये आपके पास थ्रेड है एंड थ्रेड के साथ आपके पास बॉब था, और इसको आपने ऊपर क्लैंप किया हुआ था ये यहाँ पे क्लिप के साथ। अब आपने इसकी लेंथ को चेंज करना था, यहां से लेके ये यहां तक। ये आपके पास कंप्लीट जो डिस्टेंस था दैट वाज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब आपने जो बॉब की पोजीशन को चेंज करना था, उसमें हमारे पास जो रेंज बनती है दैट वाज 20 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 20 है, तो 20 में से 2 माइनस कर दिया, तो ये जो मिनिमम हमने यहाँ पे ली थी ये 18 सेंटीमीटर पे ली थी ना। ये मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपकी ये 18 है, और ये L2 18 से थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो अब आपने बेटा लेट्स से 5, ठीक है, और मैक्सिमम 15, 5 और 15 के दरमियान में 10, और एक दफा आपने 8 कह लो और एक दफा 12 कह लो। ठीक है, तो ये किसकी लेंथ रखनी थी? ये आपने L2 की लेंथ रखनी थी। ठीक है, मतलब ये है, आप ये कर सकते थे कि जो आपके पास ये थ्रेड है ना, आपने इसकी थ्रेड की पूरी लेंथ तो मेजर की हुई थी। ठीक है, अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है दैट वाज L1। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला क्लैंप है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था दैट वाज L2। अब हमने L2 को चेंज करना है 5। अब लेट्स से जब आपने फर्स्ट में जब रीडिंग्स ली थी, कोई मुझे इतना याद है आप लोगों को कि आप लोगों की L1 और L2 की क्या वैल्यूज आई थी? प्रैक्टिकल अभी है ओपन पास है? क्योंकि देखो ये आपसे वो कहेगा ना कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉब बिलो द अपर रॉड इज L1, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉब बिलो द लोअर रॉड इज L2। मेजर एंड रिकॉर्ड L1 एंड L2। ठीक है, सो ये पूरा 53 सेंटीमीटर है। ये मुझे कोई बता सकते कि आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग कितनी आई थी जैन? सर हेलो, 21 थी शायद, 21 या 22 या मैंने 20 15 है। बोला है।
किसकी? L1 कितना था और L2 कितना रखा था? जी ठीक है, ये 53 पूरा था। 53 में से अगर मतलब मैं 2 माइनस कर दूं, अच्छा ये कित L2 कितनी थी और L1 कितनी थी? अच्छा चलो, लेट मी जस्ट ओपन द मार्किंग स्कीम में भी हम देख लेते हैं कि उसने हमें कितना ऑलमोस्ट कहा हुआ था। Okay, so values of L1 and L2 with consistent unit, and L2 की जो वैल्यू है, it should be in the range of 15 to 18 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए L2 की वैल्यू। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 15 टू 18 के दरमियान हम 17.0। अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा, वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो आपने सबसे पहले तो यू जस्ट सिंपली measure this length, and this L2, let's say it is 17.0 सेंटीमीटर। L1 मुझे बताता है कोई कि L1 की कितनी आई थी आप लोगों की लेंथ? जैन, शमाज? 53 तो थी मैंने सर। बोला अच्छा, वैसे मैं 53 माइनस करके ऑलमोस्ट अगर एस्टिमेटेड निकालूं तो ये मेरे पास 34 बनती है आई थिंक L1 की। नहीं, 34 L1 नहीं, नहीं। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, 34 बिल्कुल भी नहीं। 53। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 17 आ रहा है ना, और इसका मतलब है ये 3 है। 50 समथिंग आई थिंक आ रही होगी L1 की। सर मेरी तो एग्जैक्ट 53 आ रही थी, मैंने मतलब की सेट 53 पे थी। देखो 53 जो था वो तो ऊपर से लेके बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल तक का होना चाहिए था। आपकी जो बॉब जो है, बॉब तो ऊपर था ना बेंच से। अगर आप एक जनरली भी मैथमेटिकली भी देखो एक चीज को, तो उसने आपसे ये कहा हुआ था कि जो ऊपर वाला जो क्लैंप है वो 53 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। ये ये जो तो सर उसने फिर हमें 50 होनी चाहिए ना उस हिसाब से, तो 50 होनी चाहिए L1। 53 क्योंकि ये थी और 20 ये थी। ठीक है, सो यहाँ से ये यहाँ तक ये 53 थी और ये आपके पास ऑलमोस्ट 20 था। तो तो अगर सर वो आपने इस 53 माइनस आप 53 माइनस 2 करें तो 51 आ जाएगी ना L1। नहीं क्योंकि नहीं, 2 53, सेंटीमीटर 53 माइनस 3 करेंगे ना ये वाला, क्योंकि बॉब का जो सेंटर था ना, बॉब का जो हाँ जी। बॉटम एंड था, उसका बेंच से हाइट 2 सेंटीमीटर है। मगर ये जो L2 की लेंथ आपने मेजर करनी थी, वो आपने क्या कहते हैं, ये जो बॉस है वहां से लेके बॉब के सेंटर तक के से, तो बॉब का थोड़ा बहुत डायामीटर भी तो होगा ना, तो ओके ओके। डायामीटर की वजह से ये उसका बॉब का रेडियस भी तो है, तो ये ठीक। रेडियस थोड़ा बहुत उसकी वजह से ये ऊपर है। सो लेट्स तो से, मेरी अच्छा L1 तो अब 45.9 है। क्या हुआ है? L1 मेरी 45.9, L2 17 थी। हाँ, ये इतना ठीक है, 45.9 या ये इतना, दैट इज फाइन। ठीक है, अच्छा बाकी पहली चीज सबसे, कि यू हैव टू मेक श्योर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कि आपकी जितनी भी ये रीडिंग्स वगैरह हैं, दे ऑल शुड बी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अगले पार्ट में उसने आपसे ये कहा था कि यू जस्ट हैव टू मेजर द वैल्यूज ऑफ टी, ऑफ द ऑक्सीलेशंस। अब मैं आप लोगों को एक चीज बार बार कहता हूं कि टाइम पीरियड आपने एक तो 10 ऑक्सीलेशंस का लेना है, दूसरा यू हैव टू मेजर द टाइम पीरियड ट्वाइस। आपने 2 दफा लेनी होती है टाइम पीरियड की रीडिंग। ठीक है, सो यू जस्ट टेक द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। सो T1 और T2 की वैल्यूज कितनी आ रही थी? सो लेट्स से, अब उसने आपको रेंज दी होती है साथ में कि आपका जो वैल्यूज ऑफ टी है, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.70 टू 1.50 सेकेंड्स विद यूनिट।
repeats at least 2 measurements of t where the number of oscillations can be greater than or equal to 5. तो मिनिमम आप 5 ऑक्सीलेशंस का टाइम ले सकते हो, मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी कर लो, ठीक है। मैक्सिमम हम यूजुअली 10 ही लेते हैं ना। तो ये हैव टू नहीं है कि आपने 10 ऑक्सीलेशंस का ही टाइम लेना होता है, आप 5 ऑक्सीलेशंस का भी टाइम पीरियड नोट कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स से यू गेट टू वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। एक आपके पास आ जाती है 7, ठीक है, 7.50 कह देता हूं मैं। सो आपने 10 ऑक्सीलेशंस का लिया, एक आया 7.50 और एक आपके पास आ रहा है लेट्स से T2, ठीक है। T2 कितना आ रहा है, किधर गए, सो उसने रेंज हमें दी हुई है 0.7 से 1.5, तो ऑलमोस्ट इसको मैं 9.5 ले लेता हूँ। एक मेरे पास लेट से आ रही है 9.50 और एक मेरे पास आ रही है 10.01, ठीक है। ये ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड आ रहा है, एक T1 आ रहा है 9.50 और एक आ रहा है 10.01। तो इसका एवरेज लेंगे सबसे पहले, T1 प्लस T2, तो ये आएगा 9.50 प्लस 10.01 या 10.0 ही ले लेता हूँ क्योंकि मैं 3 में ले रहा हूँ ना, तो मैं इसको फिर 3 में ही इधर कंसिडर कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाता है 19.5/2। ये मेरे पास टाइम पीरियड आ रहा है 9.75 सेकेंड्स और ये आ रहा है 10 ऑक्सीलेशंस का, ऐसे ही है। सो टाइम पीरियड फॉर सिंगल ऑक्सीलेशन क्या आएगी 9.75/10, तो 0.975 सेकेंड्स। अब ये 3SF 3SF, ठीक है, और जो मैं टाइम पीरियड की रीडिंग भी ले रहा हूं ये भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहा हूं, फाइनल आंसर। ओके, ये बात क्लियर है यहां तक? हेलो, जी सर। ठीक है। प्लीज बेटा सिग्निफिकेंट फिगर और इन चीजों का जो है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अब अगर किसी ने 5 ऑक्सीलेशंस के लिए भी किया हुआ टाइम नोट, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगले में वो कह रहे हैं आपसे कि जी मूव द स्ट्रिंग थ्रू द होल एंड रीफैस्टन इट टू चेंज L1, measure and record L1, L2 and T, repeat until you have 6 set of values of L1, L2 and T, record your results in a table, include the values of square root L1 plus square root L2 to 3 significant figures in your table। अब उसने खुद बोल दिया है यहाँ पे कि इनकी जो वैल्यूज होंगी ना √L1 प्लस √L2 की, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, इट शुड बी टू 3 सिग्निफिकेंट। तो इसमें आपके पास क्या कहते हैं, चॉइस नहीं है कि आप 2 सिग्निफिकेंट में लो इसकी स्पेशली वैल्यूज जो है। अच्छा, अब मैं बल्कि ये मैं खुद से करने की बजाय मैं एक पिक्चर ये लेता हूँ, ये किसी ने जो टेबल बनाया था ये उसकी टेबल की पिक्चर है। लेट मी पेस्ट इट एज अ पिक्चर। सो ये मेरे पास एक टेबल है। अब देखो, अब उसने आपको क्या क्या कहा हुआ है, मैं पहला देखो, एक तो मैं ना कुछ चीजों में आप लोगों का मैं देख रहा होता हूँ यार, जब आप लोग कॉलम्स वगैरह बनाने लगते हो ना, तो लाइंस की जो स्पेसिंग होती है ना वो इक्वल रखो, और दूसरा इतनी गुंजाइश लाजमी रखो कि आप इजीली उसको मेजर कर सको या देख सको, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे ये पहला तो आ गया ये सीरियल नंबर, ठीक है, मतलब कितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स जो हम लेंगे, तो नंबर ऑफ रीडिंग्स 1 2 3 4 5 6, और हर उसमें एक प्रॉपर स्पेसिंग और गैप मौजूद है, राइट। अब हमारे पास L1 और L2 दोनों की वैल्यूज चेंज होनी है, ठीक है।
अब यहाँ पे L1 की जितनी भी रीडिंग्स है ना, अब पहली चीज सबसे एग्जामिनर क्या क्या कहता है, लेट्स जस्ट रीड द पॉइंट कि ये जो 8 मार्क्स होते हैं ना टेबल के, हाँ, हमें किस किस चीज के, 6 सेट ऑफ रीडिंग्स ऑफ L1, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए L2 and T with correct trend. As L1 decreases, L2 and T also decreases. And without help from the supervisor, will score with scores 3 marks, 5 set scores 2 marks, etc. तो अगर आपने 5 रीडिंग्स ली हैं तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। अगर आपने 6 रीडिंग्स आपकी एग्जामिनर को नजर आ रहा है विद अ करेक्ट ट्रेंड, तो इसका मतलब है यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दैट। सो लेट्स सी ये जो टेबल है कि डू वी गेट द मार्क्स फॉर दिस और नॉट। अब आप अगर एक गौर करो, देयर इज अ ट्रेंड। अब L1 की जो रीडिंग्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। पहली बात तो ये 6 रीडिंग्स हैं। दूसरी चीज ये है L1, L2, T1, T2 एवरेज टाइम अंडर रूट L1 प्लस अंडर रूट L2 और सेंटीमीटर। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर रूट L1 प्लस स्क्वायर रूट L1 प्लस स्क्वायर रूट L2। देखो L1 का यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है। सो सो इफ आई ऐड दीज टू, तो ये एट द एंड जो यूनिट आएगा, तो यूनिट तो मेरे पास अंडर रूट CM ही आएगा ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CM रेज टू द पावर ऑफ 1/2, ठीक है। सो ये मेरे पास CM टू द पावर ऑफ पॉजिटिव 1/2 है, ठीक है। 1/√CM नहीं ना है, मतलब खाली वो है। तो आप या CM रेज टू द पावर ऑफ पॉजिटिव 1/2 लिख दो या अंडर रूट CM लिख दो। अब L1 की वैल्यूज बढ़ रही हैं, L2 की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं, और मेरे पास अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यूज का ट्रेंड देखूं, ये जो T एवरेज T का है, तो इस ट्रेंड ये भी ट्रेंड बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये वैल्यूज और एक ट्रेंड मुझे नजर आ गया। तो इसका मतलब है वी हैव स्कोर्ड 3 मार्क्स सक्सेसफुली, ठीक है। अब बाकी के मार्क्स किस किस चीज के होंगे टेबल में, range at least one value of L2 should, वालेकुम अस्सलाम बेटा, at least one value of L2 should be less than or equal to 6.0 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज कहता हूं कि ना एग्जामिनर एक मार्क स्पेसिफिकली इस चीज का होता है कि ही इज लुकिंग फॉर अ वाइड रेंज, वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज। लेट्स से मैं आपको ना इसी एक्सपेरिमेंट में, यही एक्सपेरिमेंट है ये वाला, मैं कहता हूँ नीचे बॉस नहीं लगा हुआ, मैं कहता है एक सिंपल सा पेंडुलम है, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक बेंच तक 53 सेंटीमीटर मत पे रखना है, और अब आपने इसकी हाइट चेंज करके टाइम पीरियड मेजर करना है। तो इसका मतलब ये था कि आपने ना 53 सेंटीमीटर की मैक्सिमम रेंज कवर करनी थी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए अगर लेट्स से 53 सेंटीमीटर की रेंज है, तो मैं कितनी वैल्यूज ले सकता था या कौन कौन सी रीडिंग्स, ठीक है। तो 53 सेंटीमीटर के लिए 6 रीडिंग्स हमारी कौन कौन सी होनी थी, अभी भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने ली हुई थी, ठीक है। तो 6th वाली या तो आपने जो पहले मेजर किया है वो 17th वाली वो ऐड कर दो, या उसके अलावा इफ यू वांट टू प्ले सेफ, ठीक है, तो आप इसमें एक 2 या 3 वाली ना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उसका बॉल का डायमीटर भी है ना, तो वो डायमीटर लगेगा, या वो टाइम पीरियड जो है ना उसकी रीडिंग बहुत खराब आनी थी। तो इसलिए आई वुड जस्ट प्रेफर कि 12 या 15 के दरमियान की कोई ले लो, या आप यूं करते एक 16 कर दो और एक 14 ले लेते यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप चेंज करते हो। अब हम इसकी देखते हैं जो ये यहाँ पे ली गई हुई है। L2 एक 5 लिया हुआ है, 8 12 13 14 और 17.5, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, अब इसको 1 मार्क तो इस चीज का तो क्लियरली आपको मिल जाएगा ना
कि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ L2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसका एक मार्क और मिल गया हमें। अब अगला मार्क हमें और किस चीज का मिलता है कि all the value each column heading must contain a quantity and a unit where appropriate. The presentation of quantity and unit must conform to accepted scientific convention. तो यूनिट्स और हेडिंग्स आपकी करेक्ट होंगी तो आपको वन मार्क और मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगला मार्क हमारे पास और किस चीज का है? ऑल वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2 मस्ट बी गिवन टू द नियरेस्ट millimeter. ठीक है, सो ऑल द वैल्यूज मस्ट बी गिवन टू नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो आपकी रीडिंग होती। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज जो मैं जो मुझे ट्रेंड में जो एक चीज गलती, ऑल वैल्यूज ऑफ दिस शुड बी गिवन टू 3 सिग्निफिकेंट। सो लेट्स सी, क्या ये अंडर रूट L1 की जितनी भी वैल्यूज हैं ये 3 सिग्निफिकेंट में है? 8.20, ठीक है 3। अगर किसी ने 8.2 लिखा, अगर बेशक आपकी एग्जैक्ट रीडिंग 8.2 आ रही है, बट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यू राइट इट एज 8.20। ठीक है, 8.2 is not correct. This means कि this is to 2 significant. 3 significant figure में ये 8.20 है। 9.20 is also correct. तो 10.0 ये भी ठीक है, और 10.3, 10.6 और 11.2। So जितनी भी ये readings हैं, they all are given to 3 significant figures. So that means कि this is correct. फिर all values of L1 and L2 must be to the nearest millimeter. अब there is a one thing wrong. L1 की जितनी भी readings है ना, ये सारी की सारी 3 significant में है। अब L2 की ये वाली रीडिंग 8.0 लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये इधर एक मिस्टेक है। 8.00, 12.0, 13.0, 14.0 और 17.0, ठीक है, 17.5। तो एक भी वैल्यू अगर आपकी रॉन्ग हुई तो यू विल लूज द मार्क। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात समझ आई है? हाँ जी, हेलो जी बेटा, आवाज आ हाँ रही जी है? सर, आ गई है। ठीक है, तो अभी तक सो फार किस किस चीज का नंबर था? ठीक है, 6 रीडिंग्स होनी चाहिए और सारे करेक्ट हेडिंग्स और उनके प्रॉपर यूनिट्स। किसी एक का भी हेडिंग का आपका यूनिट मिसिंग होगा, यू विल लूज द मार्क इंस्टेंटली। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। जिन रीडिंग्स का तो खुद से स्पेसिफाइड है, दैट इज अ मस्ट, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज के, ठीक है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज कि आपकी जो रीडिंग है ना वो आप चेंज कर लो। ठीक है, उसने 3 में कहा हुआ है और आप 2 में ले लो, कोई एक भी रीडिंग गलत होगी, यू वोंट गेट द मार्क फॉर दैट। ठीक है, अच्छा, अगले में अब आपके पास वो कह रहा है कि जी ऑल वैल्यूज ऑफ L1 और L2। अब मैंने आपको यही कहा हुआ है कि बेटा इट्स ऑलवेज बेटर एंड इट्स ऑलवेज सेफर टू गिव ऑल द रीडिंग्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब उसने, अब ये आपकी मर्जी है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 10 ऑक्सीलेशंस का टाइम लेते हैं, ऐड करते हैं कॉलम में, और बाद में एक एवरेज वाला जो टी फाइनल टी है ना, उसका वो अलहदा से कॉलम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट चॉइस है। अब इसमें T1 और T2 की रीडिंग्स में भी गलती है। ये 2 सिग्निफिकेंट में है, ये 2 सिग्निफिकेंट में है, ये भी 2 में है, ये 3 में है, और ये 3 में है, और ये 3 में है। बात समझ आ रही है कि ये आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं वो कहाँ पे जा रही हैं? कैलकुलेशन स्क्वायर रूट L1 प्लस L2 शुड बी कैलकुलेटेड करेक्टली। तो ये 1 मार्क हमें इस चीज का भी मिल गया और 1 मार्क हमें उस चीज का। तो दिस इज हाउ वी गेट दी होल ऑफ 8 मार्क्स। अब यहाँ पे अगर तो 0.78 एग्जैक्ट आ रहा है तो वेल एंड गुड,
अदरवाइज अगर 0.785 है, इसी तरह ये भी रीडिंग्स का यही मसला है। ये तीन 2 सिग्निफिकेंट में है और ये तीन 3 सिग्निफिकेंट में है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अब ये ठीक है, ये 3 में है और ये भी 3 में है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि जो काउंटिंग होती है ना, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉन जीरो डिजिट। जीरो से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होती सिग्निफिकेंट फिगर्स की। पहला सिग्निफिकेंट ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये जीरो है। तो ये दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन ऑल ऑफ द रीडिंग्स। ये बात समझ आ गई है? ठीक है, ठीक, ओके। और दूसरी चीज ये, अब मैं आप लोगों को अक्सर ये पिछले प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हम लोग रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो अचानक से ट्रेंड में कोई ना कोई मतलब मसला शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम अगर ट्रेंड में शुरू हो रही है, इसका ये मतलब है कि आपके सेटअप में कोई प्रॉब्लम है। यू नीड टू फिक्स दैट बिकॉज देयर हैज टू बी अ ट्रेंड। ठीक है, ओके। नाउ वंस वी आर डन विद दैट, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्या चीज, अगला पार्ट होता है कि वी हैव टू प्लॉट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो ये 3 मार्क तो हमारे पास इस चीज के हैं ना। तो लेट्स टेक दिस ग्राफ। ठीक है, और इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं हम। एंड लेट्स सी के ये हमारे पास हाउ वी आर सपोज टू स्केच द ग्राफ। ठीक है, अब मैंने स्केलिंग आप लोगों को बताया हुआ है कि हाउ वी आर सपोज टू डू द स्केलिंग। ये ओके। अब बेटा मैं आप लोगों को, अब हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टी ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, कैपिटल टी जो है वो वाई एक्सिस पे होना चाहिए और अंडर रूट L1 प्लस अंडर रूट L2 ऑन दी एक्स एक्सिस। तो भाई 1 मार्क तो मुझे फ्री का यही मिलेगा कि अगर तो मैं अपना करेक्ट ये यूनिट इधर ऐड कर देता हूं ना। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस पे टी है और एक्स एक्सिस पे अंडर रूट L1 प्लस अंडर रूट L2 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ 1/2। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ग्राफिंग सिखाई हुई है। अब एक दफा हम फिर देख लेते हैं। अब मैं सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है, 8.2, और सबसे लार्जेस्ट रीडिंग है 11.2। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस के लिए। अब एक्स एक्सिस के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू है 8.2 और सबसे बिगेस्ट है 11.2। एक्स एक्सिस पे कितने बॉक्सेस होते हैं, 8 बॉक्सेस होते हैं ना। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 11 उसने अगर तो खुद से स्पेसिफाई कर देते ना कि यू कैन स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन, दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन, अदरवाइज नो। ठीक है, अदरवाइज हमें ओरिजिन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 11.2 माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय 8, इसको माइनस करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। 11.2 माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय 8 करता हूं ना, तो ये मेरे पास आ रही है 0.375। अब मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा बेटा, आपने 0.4 का गैप लेना है। अब मैं 0.375 का करूंगा तो मैं तो बैठा रह जाऊंगा स्केलिंग करने में। एक और चीज, लेट्स से मैं मैं अगर लेता अपर वैल्यू, मैं इससे ऊपर वाली वैल्यू ले सकता हूं और इसकी नीचे वाली 8। अगर मैं लेता 12 माइनस 8/8, तो 12 माइनस 8 इज 4, 4/2 है, 4/8 इज 0.5। तो बेटा ये वाली स्केलिंग भी ठीक है। ठीक है, सो मैं 8 से स्टार्ट करता और मैं 0.5 का गैप लेके, तो ये भी ठीक है क्योंकि इसमें भी पॉइंट्स इजीली प्लॉट हो जाएंगे और ये वाला भी ठीक है। ठीक है,
इस वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर वाला इवन नंबर, इससे थोड़ा सा नीचे वाला इवन नंबर, और माइनस किया 12 माइनस 8 करके 8, तो दोनों दोनों स्केल्स ले सकता हूँ परफेक्टली फाइन। इसमें स्टार्ट में 8.2 से करूंगा और 0.4 का गैप होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट 8.2 और 0.4 का गैप है 2, 4, 6, 8 और 10। ये आ जाएगा 8.6, 2, 4, 6, 8 और 10। ये आ जाएगा 9.0, 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था कि आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि ग्राफ, देखो ग्राफ में आप टू सिग्निफिकेंट भी ले सकते हो जो स्केल्स हैं, आप वन भी ले सकते हो, थ्री में ना जाना प्लीज ग्राफ की स्केलिंग में। ठीक है, मैक्सिमम टू सिग्निफिकेंट में लो। मतलब ये ना हो आप ले रहे हो 8.15 और 0.15 का गैप ले रहे हो, वो स्केलिंग नहीं ठीक है। उसमें प्लॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पॉइंट्स। 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास आ गया 9.8। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरे पास आ गया 10.2। 9.8 के बाद आता है 10। अब ये टू में चल रहा है, ये उस तरह आ गया 10.2, ये ठीक है। 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ जाएगा 10.6। अब 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरे पास आ जाएगा 11.0 और ये मेरे पास होगा जी 11.4। अब देखो इवन स्केलिंग पता है क्यों लेते हैं। अब 8.2 और 8.6 इसके एग्जैक्ट मिडल में क्या होगा, क्या होगा 8.2 और 8.6 के बिल्कुल दरमियान में 2 इज 8.4। ठीक है, 8.2 और 8.4 के एग्जैक्ट मिडल में क्या होगा जी 8.1। फिर इसी तरह 8.4। तो ये वजह है कि हम इवन वाला स्केल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट करना है ना, वो प्लॉटिंग आसान हो जाती है। अगर किसी का लेट्स से 0.375 आता है, 0.32 भी आता है, तो आप 0.3 का गैप नहीं ले सकते बेटा, आपको उससे ऊपर ही रेंज लेना है, अदरवाइज आपकी रेंज की वैल्यू कवर ही नहीं होगी उसमें। नाउ वी हैव टू सी के वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे। वाई एक्सिस में हमारे पास वी हैव द वैल्यूज ऑफ टी। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.79 है, लार्जेस्ट है जी 1.1, 0.79, 1.1 और वाई एक्सिस पे 12 बॉक्सेस होते हैं ना। तो अगर मैं लेट से ऊपर 1.1 और नीचे वाली, अब मैं 0.8 नहीं ले सकता, मैं 0.7 लेके देखता हूँ डिवाइडेड बाय 12। तो 1.1 माइनस 0.7 इज 0.4 डिवाइडेड बाय 12 किया, ये मेरे पास आता है 0.0333। अब अगेन मैंने तो आप लोगों को कहा है कि आपने इवन स्केल सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि बजाय इसके कि मैं 1.1 और 0.7 लूं, मैं इन्हें भी क्या कहते हैं, पर मैं 0.8 नहीं ले सकता, तो मैं 0.7 से नीचे वाला ही कुछ मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं 1.2 और 0.6 का लेता हूं, तो ये मेरे पास आता है 1.2 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 12 किया 0.05। तो ये मेरे पास परफेक्ट स्केल बन रहा है 0.05 का। 0.6 से स्टार्ट करने लगा हूं, ठीक है, और ये मेरे पास जाएंगी वैल्यूज, अल्लाह ताला खैर रखे, 0.05 के गैप के साथ। तो लेट्स लुक एट दैट। ये मेरे पास आ गई, स्टार्ट किससे कर रहा हूं मैं, 0.6 से। ठीक है, और उसके बाद 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ गया 0.65, 2, 4, 6, 8 और 10।
ये मेरे पास आ गया 0.70, फिर 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ गया 0.75। अच्छा, ये स्केल भी बड़ा अच्छा है, मजेदार है। रीजन, इसमें प्लॉटिंग बड़ी आसान है। 0.61, 62, 63, 64। तो इसमें भी मेरे पास वैल्यूज को प्लॉट करना आसान है। तो यू हैव टू जस्ट लुक फॉर सच अ स्केल जिसमें हमारे पास जो प्लॉटिंग है ना, प्लॉटिंग का काम इजी हो जाए। 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये 0.80। अब ये 2, 4, 6, 8 और 10, 0.85। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, तो 0.90। और फिर 2, 4, 6, 8 और 10, 0.95। 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये आ जाएगा 1.0। 2, 4, वैसे मैं इसको 1.0 ही लिख लेता हूँ ना। हाँ, वैसे 1.00 भी ठीक ही था। 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ गया 1.05। फिर 2, 4, 6, 8 और 10, 1.10। 2, 4, 6, 8 और ये 10, 1.15। और ये लास्ट में मेरे पास 1.20। ये स्केल और प्लॉटिंग की समझ आई है कि हाउ वी आर सपोज टू सिलेक्ट द ग्राफ स्केल और कैसे करनी है स्केलिंग। प्लीज इवन नंबर्स में जाओ, ठीक है, या ये मल्टीपल्स ऑफ 5, यहाँ पे देवर इजी टू प्लॉट, इस वजह से मैं मल्टीपल्स ऑफ 5 में गया हूँ। अब हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जब टी की वैल्यू 0.79 है, जब 8.2 पे 0.79 है, 8.2 किधर है, ये 8.2 पे 0.79, तो पहला पॉइंट मेरा ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट मैं देखता हूँ, आखिरी पॉइंट कौन सा था। आखिरी पॉइंट है 11.2 पे 1.1, 11.2 पे 1.1, 11.2 आ रहा है इधर, और 11.2 पे है जी 1.1। तो 1.1 वाली ये लाइन है। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट इधर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं इधर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आखिरी वाला। अच्छा, मैं ना स्केल अपना जरा चेक कर लूं कि मेरे मोर देन हाफ वाई एक्सिस पे एक और दो बॉक्सेस, और 3, 4 और 5, मतलब मोर देन हाफ तो मेरा कवर हो गया है ना ग्राफ, अलोंग द वाई एक्सिस भी एंड अलोंग द एक्स एक्सिस भी। अब हम बाकी के पॉइंट्स भी प्लॉट करते हैं। 0.94 पे 9.2, 9.2 पे 0.94, ये 9.2 पे 0.94। अब मैं स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, ये 9.2 पे, अब हम देखते हैं 0.9 क्या आ रहा है, 0.94। तो 95 ये है और 94 इधर है। ये मैंने पॉइंट मार्क किया है इधर, क्या था पॉइंट, दोबारा देख लें। 0.9 पे 0.94, अब क्या है 10 पे 0.98, 10 पे, आई होप मैंने 9.2 पे 0.94, 10 पे क्या है, 10 किधर आ रहा है, 10 अल्लाह खैर रखे, 10 इधर आ रहा है, 10 पे 0.98 है।
0.98 है। अब मैं ये स्केल ऐसे रख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे 10 एग्जैक्ट किधर है। ये वाली लाइन 10 की है 0.98। अब 95 तो इधर है, ये 95 है, 96, 97, 98, ये 98 वाला पॉइंट है। और एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया 0.98 वाला, 10 पे 0.98। अब आ रहा है जी 10.3 पे 1.02। 10.3 किधर है? 10 पॉइंट इधर है, 10.3। 10.3 पे कितना आ रहा था? 1.02। ये है 10.3 पे 1.02। 1.0 इधर है, 0.1 और ये 0.2। ये मैंने जो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया। और 10.6 पे 1.07। 10.6 पे 1.07। तो जी ये मैं इधर मूव किया, 10.6 पे 1.05 इधर आ रहा है, 0.607 इधर है। अब ये मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए सारे के सारे। अब मैंने ड्रॉ करनी है ये। अब 3 मार्क मुझे किस किस चीज के मिलेंगे? 1 मार्क इस बात का कि आपने एक्सेस करेक्टली लेबल किए हैं। 1 मार्क आपके जो पॉइंट्स हैं वो बल्कि मैं मार्किंग स्कीम से ही आप लोगों को ग्राफ के भी बता दूं। ठीक है, एक्सेस मस्ट बी लेबल्ड, ठीक है, विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। Scales must be chosen so that plotted points occupy at least half the graph grid in both. Plotting of points के 1 मार्क है। Quality trend of points must be positive, ठीक है, it must be positive to draw a straight line that is within plus minus 0.5 centimeter on this axis of all plotted points. All points in the table must be plotted at least 5 points. So ये 3 मार्क तो हमें इस चीज के मिल गए, ठीक है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास 6 पॉइंट है। अगला ग्राफ अगला वो आपसे कहेगा कि जी ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन का नंबर, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दैट। अब मैं अगर एक चीज मैं ना बड़ी मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि ना मुझे ये लग रहा है कि मेरी जो लाइन है वो ऑलमोस्ट ये 3 से तो बड़ी क्लियरली गुजर रही है, ठीक है, और इनसे नहीं गुजर रही। अच्छा, 1, 2 और हाँ, ये देखो अब ये मेरी ये तीन तीन पॉइंट्स में से आराम से लाइन गुजर रही है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं। अब लेट मी रिमूव दिस। अब ये मेरे पास अगर आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखते हो तो ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है, ये भी बिल्कुल करीब है। ये पॉइंट से ये दो आए बिल्कुल लाइन से पास कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ी सी और कोशिश ये नीचे करता, अगर इसी ठीक है, ये मेरे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट के मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक एग्जामिनर की वो दिखाता हूँ जिसमें एग्जामिनर ने ना मतलब कहा हुआ है कि यहाँ पे स्टूडेंट को लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मार्क नहीं मिला हुआ, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट सी कि वो कैसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। अब ये जो ये ठीक है। सो ये आपके पास एक ये ग्राफ है, ये स्टूडेंट्स ने ये पॉइंट सारे प्लॉट किए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट्स ऑलमोस्ट उसने लिए हुए हैं या 6 हैं, ठीक है।
अब इसमें वो उसने कहा है कि ना ही डिड नॉट स्कोर्ड एनी मार्क फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, तो अच्छा, इसमें वैसे वीडियो में ना वो ये भी कह रहा होता है कि द स्टूडेंट मे गेट द मार्क। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ये मतलब नहीं खाली होता, इट कैन अ कर्व ऑफ बेस्ट फिट इज आल्सो समटाइम्स एक्सेप्टेबल, जहां पे अगर आपको ये लग रहा हो ना कि यार ये लाइन तो बिल्कुल ही नहीं बन रही, ये तो एक मतलब एक ट्रेंड आ रहा है डिक्रीजिंग और बड़ा एक स्मूथ कर्व बन रहा है, तो अगर आपका एक बेस्ट फिट कर्व बन रहा है तो यू कैन स्टिल ड्रॉ द कर्व ऑफ बेस्ट फिट एंड यू कैन। बट क्योंकि उसने अगले ही पार्ट में हमसे ग्रेडियंट और वो चीजें मांगी होती हैं, तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि वी शुड ऑलवेज गो फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब इसमें ये मैं इसी के ग्राफ को लेता हूं, ठीक है, और लेट मी जस्ट शो यू कि इसमें बेस्ट फिट लाइन का हमें कैसे मतलब मिल सकता था। अब ये मेरे पास, ये मैंने ग्राफ जो है ना ये कर दिया। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखूं ना बेटा, तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स मेरे पास स्ट्रेट अवे पास कर रहे थे ग्राफ के उससे। ठीक है, हाँ, अब ये देखो। सो अब मेरे पास मैं इसकी अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये बनाता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 ये मेरे पास बिल्कुल उससे पास कर रहे हैं। इस वाले को मैं एनोमलस ले लेता, ये एनोमलस। और एक और चीज प्लीज, आपने ना जब कोई ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो बेटा एक और चीज का आपने जो ध्यान रखना है कि अगर तो आपके पास एक ऐसी रीडिंग आती है कि मेरे पास बड़ा सडन जंप आ रहा है टी की वैल्यू में, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू के व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। लेट्स से मैं देखता हूँ पास ना इसकी जो रीडिंग आई है ना वो आ रही है 1.60 इंस्टेड ऑफ 1.1। तो 1.6 और 1.07 में कितना गैप है? 1.6 और 1.07 में आता है 0.53 का गैप है, डिफरेंस है। और पहले चल रही है 0.05, ये है जी जीरो। इसका ये मतलब है कि ये रीडिंग में मैंने मेरी गलती हो रही है कुछ। तो या तो आप उसको थोड़ा सा फेक कर लो, ठीक है, या आपको एक ट्रेंड पता लग रहा है ना कि यार ये 0.94 से ये 0.04 एक इतना गैप आना है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली 1.1 या 1.2 तक सपोज कर लो, क्योंकि अदरवाइज ये पॉइंट आपका नॉर्मलस तो होगा ही होगा, ये आपका पूरा स्केल खराब कर सकता है और आप बाद में इस पॉइंट को चेंज भी नहीं कर सकते खुद से। ये बात समझ आई है? हाँ जी, ठीक है। तो एक दफा ना ये जो ट्रेंड होता है, प्लीज ये चीजों का आप लोगों ने थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। फिर ये दिस इज हाउ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट शुड हैव बीन, के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड पास थ्रू योर लाइन। एक या दो पॉइंट मैक्सिमम, 2 पॉइंट मैक्सिमम जो लाइन से, और ये भी नहीं कि अगर एक पॉइंट बहुत दूर है तो दूसरे वाला जो है ना वो भी बहुत दूर है, तो इतना नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाए तो दैट इज फाइन। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं खाली एनोमलस सर्कल कर दूं, बाकी ये भी मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 5 बॉक्सेस के अंदर अंदर हो जो लाइन से इनका डिस्टेंस है। इस पॉइंट को देखूं तो इसका भी डिस्टेंस 5 बॉक्सेस के अंदर अंदर है, तो सिर्फ जो अनोमलस बनता है वो ये वाला पॉइंट है। ये बात समझ आई है जी? यस सर। हेलो, ओके, परफेक्ट। अगले पार्ट में वो क्या कहता होता Yes, है? sir. ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, डिटरमिन द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, प्लीज 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 आपने ग्राफ पे शो करना है कि आप कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो आप ग्रेडियंट निकालने के लिए यूज कर रहे हो। लेट्स जस्ट लुक एट द मार्किंग स्कीम, ठीक है।
लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है? बेस्ट फिट इज जज्ड बाय balance of all points on the grid at least 5 points above the candidate's line. There must be an even distribution of points either side of the line along the full length. Lines must not be kinked or thicker than half a square. Some candidates may choose to identify an anomalous point. If 6 or more points are plotted and they identify one point as anomalous, for example, by circling or labeling, then this point is to be disregarded when judging the line of best fit. I hope it's clear. ठीक है? सो ग्रेडियंट, अब मेरी जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये बैलेंस्ड भी है। इसमें ये पॉइंट ऊपर है और ये पॉइंट लाइन से नीचे है। ये तीनों लाइन के बिल्कुल ऊपर है और ये लाइन से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो इसको मैंने अनॉमलस किया। वैसे दिस पॉइंट विल बी डिसरिगार्डेड when he will be considering my line of best fit. Gradient के लिए hypotenuse of triangle used must be greater than half the length of the line drawn. ठीक है? सो लाइन उससे ज्यादा होना लाजमी है। तो अब मैं 2 पॉइंट्स जो लेने लगा हूं, ठीक है, लेट्स से एक मैं लेता हूं। अब हम लोग क्योंकि मोस्टली वी आर ट्राइंग कि हमें कोई ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लाए कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे एक तो ये वाला पॉइंट भी है जो बड़ा मतलब ऊपर ही है, जो अब उसका अपना वाला ही जो हमने पॉइंट प्लॉट किया था 8.2 पे 0.79, तो मैं एक ये ले लेता हूँ क्योंकि, और एक मैंने ऊपर वाला कोई लेना है, ठीक है। तो एक मैं जरा आगे वाला दूर वाला लेता हूँ यार, मोर देन हाफ द लाइन ड्रॉन से ज्यादा। तो एक हम अल्लाह खैर रखे, एक हम ये वाला ले लेते हैं यार 11 पे, क्या कोई भी ले लो यार, ये वाला ले लूं। ये 1 है, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये लेने लगा हूं 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने चेक कर लेना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। और इसको हम अब यूं रखते हैं, तो वाई एक्सिस पे तो 1 है, एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट 11 आ रहा है। तो एक पॉइंट मैं लेने लगा हूं 11.0 पे 1.10, एक ये पॉइंट ले रहा हूं और दूसरा मैं क्या ले रहा था, दूसरा पॉइंट में ले रहा था 8.2 पे 0.79, ठीक है। 8.2 पे 0.79। अच्छा, कुछ केसेस में वो वैसे ऐसे भी कह देता होता है कि ना आप जो आप ये ट्रायंगल इस तरह उसको शो कर दो तो बेहतर है कि आपने कौन से 2 पॉइंट्स लिए, और एंड यू आर बेसिकली यूजिंग अ ट्रायंगुलर मेथड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। तो ये मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है। ये डैश्ड कि मैंने ये वाले 2 पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं और मेरा मोर देन हाफ ट्रायंगल है। और x1 y1 और ये जी x2 y2, और ग्रेडियंट फॉर्मूला में इनको पुट कर दो, ठीक है। इसको मैं पॉइंट्स को यहाँ से ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे इसकी हम कैलकुलेशंस कर लें। ये पॉइंट्स है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा लो जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 1.10 माइनस 0.79 डिवाइडेड बाय 11.0 माइनस 8.2, और इसको सॉल्व कर लो। 1.1 माइनस 0.79 आता है 0.31 ओवर 11 माइनस 8.2 इज 2.8, और 0.31 डिवाइडेड बाय 2.8 किया 0.111, ठीक है, 0.111। तो ये मेरे पास जी ग्रेडियंट आ रहा है। और उसने
ये बस उसने ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं खुद से वो उधर दी हुई, तो ये ग्रेडियंट आ गया। अगले में कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, प्लीज वी कैन नॉट रीड द वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द ग्राफ, वी हैव टू यूज द मेथड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, और वाई इन कोई एक पॉइंट यूज कर लो, वाई की जगह 0.79, ग्रेडियंट की जगह 0.111, एक्स की जगह 8.2 प्लस सी, ये उधर जाके इस पूरे से माइनस कर दो, 0.111 इंटू 8.2 इज इक्वल टू सी, तो ये 0.79 माइनस 0.111 इंटू 8.2, ये आते हैं माइनस 0.12। ठीक है, 120 आ गया वाई इंटरसेप्ट। तो मैंने ग्रेडियंट की भी वैल्यू 3 में ले ली, और मैंने वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिख दी। ठीक है, और ग्रेडियंट का यूनिट कैसे निकलता है, जो भी ग्रेडियंट का यूनिट निकालने के लिए जो भी वाई एक्सिस पे क्वांटिटी होगी, वाई एक्सिस पे है टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड, और एक्स एक्सिस पे ये है, तो ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा, वाई एक्सिस पे है टाइम जो होता है सेकेंड्स में, एक्स एक्सिस पे है √L1 प्लस √L2 जो कि है सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये यूनिट बन जाएगा सेकेंड पर सेकेंड cm रेज टू द पावर ऑफ -1/2। वाई इंटरसेप्ट का वो यूनिट होता है जो भी वाई एक्सिस पे आप लोगे, तो ये मेरे पास सेकेंड्स में आएगा वैल्यू। ठीक है, तो 8.2 पे एक पॉइंट था 0.79, और दूसरा मैंने लिया 11.0 पे 1.1, और बाकी ये वैल्यूज मैंने पुट की फॉर्मूला में। ठीक है, और ये मेरे पास ये निकल आया, और फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट करके y इंटरसेप्ट भी आ गया। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। रीडिंग्स में थ्रू आउट दे रहा हूँ जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर उससे अगले पार्ट में आप लोगों को ये लाजमी यही आता होता है, एक इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि जी यूज योर आंसर टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो लेट्स जस्ट डू दिस पार्ट नाउ, कि हाउ वी आर सपोज टू कंप्लीट दिस। तो ये मेरे पास ये पूरा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके ये यहाँ पे ले आऊं, तो जगह है नहीं है। ओके, लेट मी पेस्ट इट हेयर। अब देखो बेटा प्लीज, ये जो टी है, ये अगर आपने वाई एक्सिस पे किया है तो इसकी जगह वाई लिख दो ए, और ये एक्स एक्सिस पे पूरा ये था, तो इसकी जगह एक्स आ जाएगा √L1 प्लस √L2 की जगह, तो ए एक्स प्लस बी, एंड इफ आई कंपेयर इट विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ए जो है वो ग्रेडियंट के इक्वल है, और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट के इक्वल है। तो मेरे पास जो भी ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज आई थी, ग्रेडियंट मेरे पास आया था 0.111 सेकेंड cm रेज टू पावर -1/2, और वाई इंटरसेप्ट आया था -0.120 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास बी की वैल्यू, समटाइम्स इस तरह भी लिख देता है कि ना वो बी ओवर ए लिख देता है, तो अगर वो बी ओवर ए करता है तो पहले आप ए की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करके वाई इंटरसेप्ट से मल्टीप्लाई, और उधर से बी की वैल्यू भी निकल आती। तो ये भी समटाइम्स वो ऐसे करता होता है। फिर कहते हैं सर थ्योरी हमें सजेस्ट, ग्रेडियंट का एसआई यूनिट कैसे पता लगा? ग्रेडियंट का, देखो हाँ ग्रेडियंट जी। का यूनिट जो निकालते हैं ना, ग्रेडियंट का यूनिट होता है जो भी वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे था टाइम पीरियड, एक्स एक्सिस पे था √L1 प्लस √L2। टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड्स, √L1 प्लस √L2 का यूनिट है cm टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये हो जाएगा सेकेंड cm रेज टू पावर -1/2। और वाई इंटरसेप्ट ओके का सर। वही यूनिट होता है जो आपका एक्स एक्सिस का होता है। समझ आ गई? जी सर। फिर
theory suggests that A is related to the acceleration of free fall g by this. Use your values for A, calculate a value for g. अब आपने जो पिछले पार्ट में A की वैल्यू निकाली है 0.111, just substitute that value in the calculator and you will get the answer for that. So 3.142 divided by 0.111. So जो भी इसका कैलकुलेटर में आपने आंसर का you have to take the square. So we get 801.2. अब मैं if I round it off to 3 significant तो I get 801 और इसका करेक्ट यूनिट क्या होगा? पाई इज अ कांस्टेंट, पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है। ए का यूनिट क्या होता है? सेकेंड सीएम रेज टू पावर -1/2 है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 और सीएम ऊपर जाएगा तो सीएम की पावर 1/2 और बाहर अभी होल स्क्वायर है। तो ये जो 2 है ये इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई और इसकी पावर से, तो एस की पावर -2 मतलब -1 × 2 हो जाएगा और सीएम की पावर 1/2 × 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड की पावर -2 और सीएम की पावर 1। तो इसका यूनिट है एस की पावर -2 और सीएम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है ये जी का यूनिट। ये क्लियर हो गया जी? एनी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 1 कि कैसे आपके टेबल में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, आपने ट्रेंड्स का ध्यान रखना है कि वैल्यूज बढ़ रही हैं तो बढ़ती जाएं और बहुत ज्यादा ना इंक्रीज हो रही हो। ये ना हो एक वैल्यू 0.97 है, अगली है 1.15, तो 0.972 सिग्निफिकेंट होता है, 1.153 है। तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि यू गिव ऑल द रीडिंग्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि हमें थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम ऐसा यूनिट रखना पड़ता है। आई मीन फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ ले यस रहे हैं। यस यस, देखो अगर आपकी ऊपर वाली लेंथ की रीडिंग आप सेंटीमीटर में लिख रहे हो और नीचे वाली मीटर में लिख रहे हो तो बेटा आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते ना फिर। ठीक है, तो अच्छा इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने क्वांटिटी को बेस यूनिट्स में ही कन्वर्ट करना है। थ्रू आउट आपने मार्किंग स्कीम में कहीं पे भी ये चीज नहीं पढ़ी, एज लॉन्ग एज ही स्पेसिफाइज कि जी इसको आपने मीटर में देना है तो फ्ला रीडिंग आपने सेंटीमीटर में देनी है। ठीक है, तो ओके अदरवाइज तो आप दे सकते हो, मतलब आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर में ले लो, सेकंड्स में ले रहे हो तो सेकंड्स में ले लो। ठीक है, नाउ ठीक है सर। okay, now let's just quickly go through question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में था, अच्छा मैं वर्नियर कैलिपर की ना रीडिंग के बारे में मुझे आप लोगों के साथ एक दफा दोबारा डिस्कस करना है। ठीक है, सो बड़ी एक कॉमन सी ना आप लोगों को वर्नियर कैलिपर की रीडिंग में प्रॉब्लम बड़ी आ रही है ना सबको। सो लेट्स जस्ट इधर गया, ये ना मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है और इस वर्नियर कैलिपर की मैं रीडिंग अभी डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, ये है वर्नियर कैलिपर। देखो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो आप लेते हो ना बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस द वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारे पास दिया हुआ है, ये मेन स्केल है और जो ये वाला है दिस इज योर वर्नियर स्केल, दिस इज योर वर्नियर स्केल एंड दिस वन इज योर मेन स्केल। ये हमारे पास मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अब देखो मेन स्केल में देख ये 0.1, बल्कि नहीं, ये उसने मेन स्केल में यहाँ पे दिया हुआ है 0, 10, 20। आपके केस में उसने सेंटीमीटर में दी हुई थी ना, तो मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि ये उसने सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है। 1.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 4.0, 5.0 और 6.0
सेंटीमीटर में, ये आगे वर्नियर स्केल पे मेंशन्ड होता है कि ये सेंटीमीटर में दी हुई है कि मिलीमीटर में दी हुई है। अब हम सबसे पहले तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को क्या करते हैं, जो रीडिंग निकालनी होती है, रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग है मल्टीप्लाई इट विथ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट उसने दिया होगा, जो भी डिवाइस है उसके ऊपर लीस्ट काउंट मेंशन्ड है। अब मेन स्केल रीडिंग दी हुई है ये। अब देखो, आपने ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना, ये इसका जीरो यहाँ पे है, इससे पहले पहले जो ये रीडिंग है ये यहाँ तक की मेन स्केल होगी। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग है जी 0.5 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारी कौन सी, जोन सी रीडिंग इसकी बिल्कुल कंसाइड कर रही होगी वो वाली। तो और सबसे पहले वाली अगर मैं देखूं, ये रीडिंग ना बिल्कुल कंसाइड कर रही है, तो 4.2 4.4 बनती है ये। अब 4.4 टाइम्स 0.02, तो 4.4 टाइम्स 0.02। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में मिलीमीटर में जाने के लिए यू मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 10। ठीक है, सर लेकिन जो हमारे पास स्केल था उसके अंदर तो 0.05 लिखा हुआ था जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यही कह रहा हूं कि हर जो वर्नियर स्केल है ना, उसके ऊपर उसका लीस्ट काउंट मेंशन्ड होगा। तो जो भी गिवन होगा, अगर 0.05 दिया हुआ है तो आप वो यूज करोगे, 0.02 दिया हुआ है तो आप वो यूज करोगे। ठीक है, ये आपको गिवन होगा उस पर। तो ये 0.5 को 10 से किया ताकि ये भी मिलीमीटर में आए, और बाकी 4.4 इंटू 0.02 किया तो 0.088। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.088, ये आ जाएगा 5.088। कितना आ रहा है, मिलीमीटर। अब हमने वैल्यू फाइनल रीडिंग 3 में देनी है, तो हम इसको लिख देंगे 5.09 मिलीमीटर। ठीक है, ये बात समझ आई है जी? जी सर। प्लीज बेटा, आपने वो जो वर्नियर स्केल का जीरो होता है ना, इसके पहले जहां तक आपका मेन स्केल आ रहा होता है वहां तक की रीड करनी है। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। ठीक है, ये यहां तक का नहीं करना कि ये वर्नियर स्केल से उस तरफ वाली। ये जो वर्नियर स्केल का जीरो रीडिंग है उससे पहले पहले तक का मेन स्केल की रीडिंग है, और उसमें आपने फिर फर्दर ऐड करना है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट था जी कि मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम ये वाला पार्ट यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी डिवाइस, किसी वायर केबल का। और ये जो है, दिस पार्ट इज यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ ट्यूब और एनीथिंग। ठीक है, सो ये हम एक्सटर्नल डायमीटर इधर से मेजर करते हैं और इंटरनल डायमीटर उधर से मेजर करेंगे। फिर डी आपने मेजर करके उसकी रीडिंग लिख देनी है। ठीक है, अब डी की वैल्यू आपकी उसने कहा हुआ है कि 5 से लेके 7 मिलीमीटर तक की रेंज के अंदर अंदर होनी चाहिए विद करेक्ट यूनिट। अब ये कितने सिग्निफिकेंट उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? हेलो, कितने सर 3। सिग्निफिकेंट? 3 सिग्निफिकेंट तक दिया हुआ, राइट? तो आपने डी की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट में ले ली। फिर उसके बाद आपने ये अपरेटस को सेटअप किया था। अच्छा, इसमें एक चीज आप ये भी कर सकते थे, जब आपने ना जिस एंड से सिरिंज को पकड़ा हुआ था ना, उसी हाथ में आप अपनी स्टॉप वॉच भी पकड़ सकते थे। ठीक है, तो बजाय इसके
कि जिस हाथ से आप मेटल बॉल फेंक रहे हो उसी हाथ से आप स्टॉप वॉच भी ऑन करते, आप लेफ्ट वाले हाथ से मेटल बॉल को फेंकते, राइट वाले हाथ से सिरिंज को पकड़ते और साथ ही हाथ में स्टॉप वॉच भी रखते, और जैसे ही आप मेटल बॉल फेंकते तो आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर देते। ठीक है, तो बाकी ये पानी का लेवल ऊपर तक होना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा हुआ था कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ स्टील बॉल्स फॉलिंग थ्रू द वाटर इन द ट्यूब। तो पानी के अंदर, ठीक है, आपने मेजर करना है या स्टील बॉल के मोशन को स्टडी करना था। तो अगर ट्यूब पानी से फिल्ड ही नहीं होगी तो भाई आप कैसे स्टडी करोगे, क्योंकि जब आप सिरिंज छोड़ रहे थे तो पानी का लेवल नीचे आ रहा था। तो यू हैव टू मेंटेन दैट। You have been provided with four steel balls of two different diameters. Measure and record the diameter D of one of the larger balls. ठीक है, fill the syringe with water. तो larger जो बॉल है उसका डायमीटर आपके पास कितना था? 4.5 से 5.5 मिलीमीटर तक का। और टाइम की जो वैल्यू, अब ये रेंज देख रहे हो कि वैल्यू ऑफ टाइम शुड बी इन द रेंज 0.8 से 20 सेकेंड्स। तो मार्जिन ऑफ एरर कितना ज्यादा था इस एक्सपेरिमेंट में। तो आप लोगों ने इस तरह की चीजों को देख के परेशान नहीं होना, ठीक है, कि ओहो सर ये तो बड़ा, मतलब हम तो स्टॉप वॉच बड़ी लेट शुरू कर रहे थे, वो तो बड़ा नीचे आ गया हुआ था मार्कर से। तो बेटा यही तो उसकी अनसर्टिनिटीज में शामिल होनी है चीजें। ठीक है, बाकी एविडेंस नहीं ऑफ तो रिपीट। सर, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने जो है वो सिरिंज छोड़ देनी है, ठीक है? तो नहीं आप, अगर नहीं, हम सिरिंज किधर छोड़ते तो कहा वो हुआ तो था? उसे कहा नहीं था कि लीव द सिरिंज। यार आप लोग देखो, आप लोगों ने पूरा जुमला ही नहीं पढ़ा। उसने इधर कॉमा दिया है? नहीं। नहीं। तो उसने अगर कॉमा दिया होता तो फिर उसका मतलब था लीव द सिरिंज। आपने ये पूरा जुमला ही नहीं पढ़ा, लीव द सिरिंज अटैच्ड टू द नैरो ट्यूब, के मतलब सिरिंज को नैरो ट्यूब के साथ लगा छोड़ दो। Push the nozzle of syringe securely into the narrow tube. Slowly push syringe plunger until the white tube is filled to the top with water. क्योंकि अगर आप सिरिंज छोड़ देते हो ना, मतलब उसको वैसे पकड़ के नहीं रखते, तो देन व्हाट विल हैपन, उसने कहा है अटैच्ड रखो उसके साथ, नैरो ट्यूब के साथ। ये उसका मतलब है, लीव द सिरिंज अटैच्ड टू द नैरो ट्यूब। Drop one of ओके। the larger balls into white tube and watch it fall down past the two tape markers. Use the magnet to retrieve the ball from the tube. फिर draw one of the larger balls into the wider white tube. Take measurements. अब हर दफा जब भी आप टाइम लोगे, प्लीज बेटा टाइम की रीडिंग्स आपने 2 दफा लेनी होती हैं। और अगर आप उसको 2 दफा ली हुई रीडिंग नहीं शो करोगे, you will not get the mark. You will only get 1 mark otherwise. Estimate the percentage uncertainty in the value of t. Show your working. ठीक है, तो percentage uncertainty based on absolute uncertainty in t of 0.2 to 0.5 seconds. एक चीज, percentage uncertain in, okay, so जी, हाँ जी, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, ओके, बाकी आपने ना, अगर लेट्स से वो आपसे ये कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ टी निकालने के लिए जो स्टॉप वॉच की अनसर्टेनिटी होती है ना टाइम की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 0.2 सेकेंड्स तक का होता है। ये प्लीज रिमेंबर दिस कि मैंने ये इधर, जी।
ओके, सो ये मेरे पास, मैं इधर ऐड करता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखो, लेट्स से हमने टाइम की ना दो रीडिंग्स ली। एक मेरे पास आ रहा है 12 सेकेंड्स, और एक मेरे पास आ रहा था 18 सेकेंड्स। मैंने इसका ले लिया एवरेज, ठीक है। तो 12 + 18/2, ये आ जाएगा कितना, 12 18 - 2 15 आता है। 15 सेकेंड्स आ गया एवरेज टाइम, ठीक है। 15.0 लिख दिया। अब मुझे परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ टी निकालनी है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100%। अब देखो, अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड कितनी होती है, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है। अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड होता है 0.2 सेकेंड्स का। 0.2 सेकेंड्स, तो 0.2 की आ गई डेल्टा टी। ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है, ये याद रखो। डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स 100, तो 0.2 ओवर 15 इंटू 100 किया, तो यू विल गेट 1.33% आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये आ गया 1.33% आ गया। So ये this is how we calculate the percentage uncertainty in the value of t. तो उसने आपको कहा हुआ है कि percentage based on absolute uncertainty in t which should be in the range from 0.2 to 0.5 seconds. अच्छा, दूसरा एक और तरीका वैसे मैं आपको बताऊं। आपके पास जो t की वैल्यू आई है ना, एवरेज वैल्यू, वो आई है 15 सेकेंड्स, ऐसे ही है। अगर मैं हाँ बस ठीक है। आप ये जनरली जस्ट रिमेंबर कि अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ टी जो है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकेंड्स भी ले सकते हो, या 0.3 सेकेंड्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि जी, अब वो आपसे कहते हैं सेकंड वैल्यूज लो, मेजर एंड रिकॉर्ड डायमीटर डी ऑफ स्मॉलर बॉल। फिर स्मॉलर बॉल के साथ दोबारा टाइम पीरियड लोगे, ठीक है। और इसी तरह स्मॉल डी और टी की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर वो कहेगा इट इज सजेस्टेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन टी डी एंड कैपिटल डी इज दिस वेयर के इज अ कांस्टेंट। यूज योर डेटा, कैलकुलेट टू वैल्यूज ऑफ के। अच्छा, अब मुझे के की दो वैल्यूज निकालनी है। तो लेट्स से बेटा, मैं मेरे पास ना दो सेट ऑफ रीडिंग्स आती हैं, ठीक है। हम उनको यूज करते हैं एंड लेट्स सी कि उससे क्या होता है, ठीक है। मैं कहता हूं, मैं मार्किंग स्कीम ओपन कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू हमारी कितनी रेंज में थी, कैपिटल डी की वैल्यू दी थी उसने, शुड बी इन द रेंज ऑफ 5 to 7 मिलीमीटर। कैपिटल डी की वैल्यू मैं ले रहा हूं 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। और स्मॉल डी और टी की जो वैल्यूज हैं, ठीक है। सो डी की वैल्यू उसने कहा है 4.5 और 5.5 के दरमियान ले लो, तो मैं 5 मिलीमीटर ले रहा हूं, ठीक है। स्मॉल डी की वैल्यू मैं लेता हूं 5 मिलीमीटर, एक ले रहा हूं 5.00 मिलीमीटर, ठीक है। ये सारी रीडिंग्स जो है ये कितने में होनी चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट में। तो मैं इन्हें 3 में ही लिख लूं। 6.00 मिलीमीटर। टाइम कितना आया था पहले वाली रीडिंग का, उसने पहले टाइम का कहा था कि जी वैल्यू ऑफ टाइम शुड बी इन द रेंज 0.8 से लेके 20 सेकेंड्स के दरमियान। तो मैं 20 + 0.8 डिवाइडेड बाय 10.4, मतलब मैं ले लेता हूँ 12 सेकेंड ले लेता हूँ टाइम, ठीक है। 12.0 सेकेंड। अब लेट्स से वो अगले में उसने कहा था कि स्मॉलर डायमीटर मेजर करो। स्मॉलर डायमीटर उसने कहा है, अब स्मॉलर वाला डायमीटर इससे तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। और उसका टाइम भी उसने कहा है कि पिछले वाले के टाइम की रीडिंग्स
से छोटा होना चाहिए। तो लेट्स से अगले वाला जो डायमीटर है वो है 3.00 मिलीमीटर, और इसका जो टाइम मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास लेट्स से 6.00 सेकेंड्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीडिंग है और ये सेकंड रीडिंग है। अब कहते हैं कि ना के की दो वैल्यूज, पहले तो मैं के को सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/t इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। अब मुझे के की एक वैल्यू आएगी 1/t की जगह ये वाला यूज कर रहा हूं, 12.0, डी की जगह 6.00 का स्क्वायर माइनस 5.00 का स्क्वायर, तो ये एक के वन निकल आएगा, और दूसरा आएगा 1/कैपिटल डी, वो टी की जगह आएगा 6.00। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6.00 का स्क्वायर माइनस 3.00 का स्क्वायर। ये अब यहां से K1 और K2 की निकलेंगी दो वैल्यूज। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय, लेट मी पुट ब्रैकेट्स, 12 इंटू 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 25, ये आता है 0.00758। 0.00758 कितने सिग्निफिकेंट ले रहा हूं, 3, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टू की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो 0.00758, और इसकी निकालूं तो ये आएगी 1 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 36 माइनस 9, ये आती है 0.00617। अगेन सेकेंड वैल्यू ऑफ के क्या ले रहा हूं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 617, ये भी 3 सिग्निफिकेंट में है और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दी है मैंने वैल्यूज ऑफ के। अब हम थोड़ी सी इधर भी देखते हैं कि टू वैल्यूज ऑफ के करेक्ट calculated correctly, final k values must not be written as fractions, तो डेसिमल्स में देने हैं। फिर वो अक्सर पूछता है जस्टिफाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट यू हैव गिवन फॉर योर वैल्यूज ऑफ के। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जी द वैल्यूज ऑफ कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड टी are all to 3 significant figure, therefore values of k are also taken as 3 significant figure। ठीक है, सो अब आप क्या कहोगे, द वैल्यूज ऑफ कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड टी आर 3 significant figures, so values of k also 3 significant figure। ये जस्टिफिकेशन है। अच्छा, अब लेट्स जस्ट क्विकली परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालनी है इन द वैल्यूज ऑफ के। वो कह रहे हैं इन द वैल्यूज ऑफ के इज 10%, यूज दिस अनसर्टिनिटी, एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट द रिलेशनशिप इन पार्ट डी और नॉट। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज डिफरेंस between candidates two k values, comparison of percentage difference with 10% leading to a consistent calculation। ठीक है, so percentage difference between the candidates two values of k, और इसका कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज डिफरेंस विद 10%। ठीक है, तो दो वैल्यूज के की मेरे पास क्या निकली हैं, ये दो आई हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका परसेंटेज डिफरेंस निकालूं तो परसेंटेज डिफरेंस हमारे पास क्या बनेगा, K2 माइनस K1 ओवर K1 टाइम्स 100%, तो 0.00617 माइनस 0.00758 ओवर, अब मेरे पास
टाइम्स 100%। ठीक है, ये तो अब आप यहाँ पे 0.00617 ले लो या 0.00, वैसे एवरेज वैल्यू भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो 0.00758 माइनस 0.00617, 0.00141 डिवाइडेड बाय 0.00617, ठीक है, टाइम्स 100, ये मेरे पास आता है ऑलमोस्ट 23% आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। परसेंटेज डिफरेंस शुड हैव बीन लेसर देन 10%, तो इसका मतलब है रिलेशन इज नॉट जस्टिफाइड थ्रू दैट। अब आ जाओ जी सोर्सेज ऑफ एरर पे, जिसमें आप लोग बहुत मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, अब प्लीज ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, ये वाले एरर्स का कोई मार्क नहीं है। एक मार्क जिसका स्ट्रेट अवे आपको मतलब 2 मार्क्स तो हमें मिल ही जाते हैं, वो ये वाला पॉइंट है कि 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, ये जुमला पूरा होना चाहिए। ठीक है, कि 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू मेक अ कंक्लूजन। ठीक है, सो ये अगर लिखा कि नॉट इनफ फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, तो यू विल नॉट गेट मार्क। तो ये वाला तो याद ही रखो कि 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू मेक अ कंक्लूजन। अगला पॉइंट, इसी का हाउ कैन वी ओवरकम, टेक मोर रीडिंग्स एंड प्लॉट अ ग्राफ। तो खाली किसी ने ये लिखा कि टेक मोर रीडिंग्स, अगेन यू विल नॉट गेट एनी मार्क फॉर दैट। ठीक है, सो टेक मोर रीडिंग्स एंड प्लॉट अ ग्राफ, ये पूरा लिखोगे तो मिलेगा नंबर, या फिर टेक मोर रीडिंग्स एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ के। तो बेहतर ये है कि ये वाला याद रखो कि टेक मोर रीडिंग्स एंड प्लॉट अ ग्राफ। अब देखो, अगला उसने एरर दिया हुआ है लार्ज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, सो इंक्रीज, अब देखो बेसिकली एक एक तो ये थर्ड वाला भी मैं साथ ही रीड करता हूं। डिफिकल्ट टू मेजर द टी या फॉल टाइम बिटवीन मार्कर्स सिंस इट इज डिफिकल्ट टू जज व्हेन द बॉल रीचेस द टेप मार्कर। अब ये प्रॉपर रीजन है। ठीक है, तो हम लोग कह रहे थे ना कि यार मुश्किल है टाइम नोट करना, क्योंकि जब आप ट्यूब में बॉल रिलीज कर रहे थे तो वो फौरन ही वो मार्कर से आगे चला जाता था। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू मेजर द फॉल टाइम। क्यों? बिकॉज सिंस इट इज डिफिकल्ट टू जज कि बॉल कब मार्कर को रीच कर रहा है ना, उसकी रेमेडी क्या थी कि आप रिकॉर्ड कर लो या वीडियो कर लो। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी यार बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है, रिकॉर्ड फिल्म वीडियो विद टाइमर इन व्यू। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, कि जहां पे ना कोई चलती हुई गाड़ी का टाइम नोट करना है ना, तो वहां पे डिफिकल्ट होता है टाइम नोट करना। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लोकेट करना चलती हुई गाड़ी में मुश्किल है ना, कि एक गाड़ी चल रही है तो वो कब गुजरेगी, तो और हमने साथ ही स्टॉप वॉच ऑन करना है, तो वो मुश्किल है। तो उसके लिए ना आप रिकॉर्ड कर लो या फिल्म कर लो टाइम को विद टाइमर इन व्यू। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बड़ा जरूरी है। ये वाला पॉइंट भी अगर आप याद कर लेते हो ना, सी वाला, तो यू विल गेट द मार्क। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट वाले जो पॉइंट्स हैं मैं इनको सेग्रीगेट करने लगा हूं। ठीक है, सो लेट मी इंसर्ट, ये आ गया 2 सेट ऑफ रीडिंग्स इज नॉट इनफ, और इसका रेमेडी क्या है, ये ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये वाला है, और इसकी रेमेडी हमारे पास क्या है, इसकी रेमेडी हमारे पास ये है। ठीक है, एक तो ये आ गया, सो एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और इसकी रेमेडी हमारे पास ये आ गई। फिर अगला पॉइंट हमारे पास ये वाला याद रखना है आपने, कि डिफिकल्ट टू मेजर टी या फॉल टाइम बिटवीन मार्कर्स सिंस इट इज डिफिकल्ट टू जज व्हेन द बॉल रीचेस द
टेप और दी मार्कर, अब प्रॉपर सेंटेंस हो, ठीक है ये। और इसकी रेमेडी हमारे पास क्या है? इसकी रेमेडी है जी, रिकॉर्ड या फिल्म कर लो, ठीक है। और ये आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने ये कह रहे कि जी लार्ज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, ठीक है यार, ये पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऐसा पॉइंट है जो आप एग्जाम में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, लार्ज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। क्योंकि देखो, जब आप स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर रहे होगे ना, तो मैं आपको एक बात कहूं, एक रीडिंग अगर आपकी 12 है, अगली आती है 22, तो इसका ये मतलब है कि टाइम की रीडिंग में ना बड़ा ज्यादा एरर का मार्जिन है। और एरर ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा परसेंटेज अनसर्टिनिटी है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा एरर ज्यादा है, मैं ये लिखूंगा लार्ज परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इंक्रीज कर देंगे जो उसका फॉलोइंग डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस लंबा होगा तो हमें स्टॉप वॉच ऑन या ऑफ करने में ज्यादा इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। फिर हम चौथा वाला पॉइंट देखते हैं कि जी अब देखो, आपने ना एरर देखना होता है ऐसे कि जो जो मेजरमेंट्स आप ले रहे थे ना वेरिएबल्स की, उस वेरिएबल में क्या क्या एरर हो सकता है। तो डिफिकल्ट टू मेजर डी, कैपिटल डी क्या था? इंटरनल डायमीटर ना, क्योंकि जो ट्यूब है उसका सर्कुलर नहीं था क्रॉस सेक्शन, या अब आप जब मेजर कर रहे थे ना वर्नियर कैलिपर से, तो उसका डायमीटर चेंज हो रहा था, कहीं पे ज्यादा फोर्स लग रही थी। तो उसने कहा डिफिकल्ट टू मेजर डी विद रीजन, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब क्रॉस सेक्शन इज नॉट सर्कुलर, या ट्यूब चेंजेस शेप when measuring the internal, या फिर when measuring internal jaws of calipers which are too big। तो वो जो वो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर वाले जॉज हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड भी थे, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। सो डी क्या था हमारे पास? डी वॉज एक्चुअली द इंटरनल डायामीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। सो रीजन के साथ, रीजन नहीं दोगे ना, अगर खाली लिख दोगे डिफिकल्ट टू मेजर डी, तो किस चीज का नंबर दे? क्या डिफिकल्टी हो रही है कि ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है या तो वो सर्कुलर नहीं है, या फिर ट्यूब की शेप चेंज हो जाती है व्हेन मेजरिंग द इंटरनल। तो इस किस्म की जो फ्लेक्सिबल चीजें अगर आ जाती हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम है। तो यूज ग्लास या रिजिड ट्यूब। अगर हम ग्लास ट्यूब यूज करेंगे तो उसका इंटरनल डायमीटर, उसकी शेप नहीं ना चेंज होगी। रिजिड ट्यूब का मतलब जो हार्ड हो, इस तरह की कोई चीज, ठीक है। सो यूज ग्लास या फिर रिजिड ट्यूब। तो हम ये वाला इसकी रेमेडी याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कब चौथा वाला पॉइंट यूज होगा? जब हमारे पास फ्लेक्सिबल चीजों का डायमीटर मेजर किया जाएगा, टू मेजर diameter of flexible objects, ठीक है। तो ये तब है, और ये आपके पास जब कोई आप टाइम वगैरह स्टॉप वॉच से ले रहे हो, ठीक है। सो मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम stopwatch if distance is too short, ये पॉइंट हम तब यूज करेंगे, ठीक है। तो और बाकी ये कब यूज करेंगे? मेजरिंग टाइम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट तब इस्तेमाल हो सकता है, और ये एप्लीकेबल फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जनरल हो गए। डिफिकल्ट टू मेजर द स्मॉल डी विद रीजन, फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट टू होल्ड बॉल इन द जॉज ऑफ कैलिपर्स, ठीक है। अच्छा, वो बॉल स्लाइड कर रहा था ना बार बार, तो मैंने उसके लिए आप लोगों को वैसे तो ये कहा था कि उसको स्लैब पे रखना और उसके दरमियान में उसको क्लोज करने की
कोशिश करना। ठीक है, तो पांचवा तो ये पॉइंट हो गया। तो मेजरिंग diameter of ball from वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, इसके लिए रेमेडी पता है क्या है? हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल कर लें। ठीक है, यूज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज फॉर दिस। तो यहाँ पे मैंने कर दिया यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। दिस इज हाउ आपको ये चीजें, ये पॉइंट्स इस तरह याद करने हैं कि बाकी डिफिकल्टी विद बॉल्स, फॉर एग्जांपल टू रिमूव द बॉल्स, ठीक है, विद मैग्नेट। और ये वाला एक मतलब एक प्रॉब्लम ही थी कि बॉल्स को रिमूव करना मुश्किल है, तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इस्तेमाल कर लो। बस ये वाला कम यूज होने के चांसेस हैं, जो सिक्स्थ पॉइंट है। पर ये ऊपर वाले 5 पॉइंट्स ऐसे वैलिड हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस या सिनारियोज में रिपीट हो सकते हैं। इसी तरह आपने 3-4 प्रैक्टिकल्स की ना, क्वेश्चन नंबर 2 की मार्किंग स्कीम और पढ़ो, उसमें सिचुएशन को देखो। ठीक है, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है ना, यू कैन डिजाइन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये जो जो चीजें मैंने की हैं। तो गुड लक फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। बाकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो मेरे से। हाँ जी, समझ आया बेटा? Yes, sir. जी सर। चलो।